हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं यूपी पीईटी के लिए, तो उसी कड़ी में फ्रेंड्स ये अगला प्रैक्टिस सेट है। और इससे पहले हमने संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन, साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन और 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डिस्कस किया है और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पे है। अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे तो वो लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पहली बार अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स, अंग्रेजों द्वारा पहली बार अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल में, यानी मद्रास के 12 महल क्षेत्र में लागू हुआ था। और फ्रेंड्स, अस्थाई बंदोबस्त बात कर लाया किसने था, तो फ्रेंड्स जो बंगाल का गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस था, उसने ही लाया था 1793 ईस्वी में। ठीक है, 1793 ईस्वी में इसको लाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है मद्रास प्रेसिडेंसी। सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में लगाया था। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकाफ को। ठीक है, तो सर जैसे कि लॉर्ड रिपन ने जो है प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो लेकिन जब चार्ल्स मेटकाफ आया तो उसने सारे प्रतिबंध को हटा दिया था। ठीक है, तो इसलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जिसने अस्थाई बंदोबस्त लाया उसी को ही प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, और इसी को ही पुलिस सेवा का भी जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है कॉर्नवालिस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन पूछे बहुत जाते हैं, याद जरूर रखिएगा। और तीसरा क्वेश्चन जो अस्थाई बंदोबस्त वाला है, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो इस तीनों को क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखिएगा आप माइंड में सेट करके, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड बेलेजली ने। ठीक है, किसने, लॉर्ड बेलेजली ने। तो कब की थी, ये की थी 1800 ईस्वी में। ठीक है, 1800 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था। तो फ्रेंड्स, अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत वही अभी इसके पहले मैंने डिस्कस किया कि अस्थाई बंदोबस्त लाया किसने था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब लाया था, 1793 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन है। तो फ्रेंड्स, सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन है, लॉर्ड बेलेजली। ठीक है, और इन्होंने सहायक संधि के माध्यम से जो है राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की कोशिश की थी, और जो राज थे उस पर अपना ब्रिटिश आधिपत्य जमाने की कोशिश की थी सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के साथ हुई थी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हैदराबाद के साथ ये हुआ था। ठीक है, हैदराबाद राज्य के साथ। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था। तो फ्रेंड्स, महारानी का घोषणा पत्र कब आया था, ये भी जान लेना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद ही 1858 में एक महारानी का घोषणा पत्र आया, जिसमें यह कहा गया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं चलेगा इंडिया पे, बल्कि डायरेक्ट महारानी का शासन चलेगा। ठीक है, तो वही घोषणा पत्र था जिसमें महारानी ने ये लिखा था कि अब भारत का जो शासन है डायरेक्ट ब्रिटिश पीएम के अधीन, ब्रिटिश महारानी के अधीन चलेगा। ठीक है, तो उसी को लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ के इलाहाबाद में सुनाया था। कहाँ, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इलाहाबाद सॉरी कैनिंग ने कहाँ इसको पढ़ को सुनाया था, तो इसको पढ़ के सुनाया था इलाहाबाद में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो फ्रेंड्स, वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। कब आया था, 1498 ईस्वी में। भारत की खोज करते हुए जो है वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा बात करते हैं किस देश का था, तो वास्को डी गामा था पुर्तगाल का, और पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन है। ठीक है, तो पुर्तगाल एक यूरोपीय कंट्री है, और भारत आने वाले सबसे पहले पुर्तगाली ही थे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। तो वास्को डी गामा सबसे पहले 1498 में ईस्वी में आया था। क्वेश्चन, भारत
वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर उतरा था? तो फ्रेंड्स वास्को डी गामा जब भारत आया तो उस टाइम वो कालीकट में उतरा था। कालीकट जो कि केरला में एक स्थान है। और फ्रेंड्स ये जैसे इंडिया है तो यहाँ पे केरला पड़ता है इस पे, तो यहीं पे कालीकट नामक एक स्थान है। और वहाँ कालीकट के जो शासक थे जमोरिन नामक एक राजा वहाँ पे शासन करते थे, और उन्होंने ही वास्को डी गामा का स्वागत सत्कार किया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंसुलिन का स्रावण किस ग्रंथि से होता है? तो फ्रेंड्स इंसुलिन का स्रावण होता है अग्न्याशय ग्रंथि से। ठीक है, किस ग्रंथि से? अग्न्याशय ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर इंसुलिन का स्रावण कम हो जाता है तो हमारे शरीर में मधुमेह या डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि इंसुलिन जो होता है वो डायबिटीज को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है, WWF की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स WWF यानी वर्ल्ड लाइफ फंड। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड लाइफ फंड। ठीक है, तो इसका जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1961 में। ठीक है, कब हुई थी? 1961 में। और इसका जो मुख्यालय है वो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, कहाँ पे है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा तथा लोकसभा का वर्णन किया गया है? तो फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 तथा 81 में लोकसभा तथा फ्रेंड्स 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। ठीक है, सबसे पहले आपको एक सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है, सरला। ठीक है, सरला। और सरला यानी कि सरला मतलब संसद जो कि 79 में है, 79 में। और रा मतलब राज्यसभा जो कि आर्टिकल 80 में है। और ला यानी कि लोकसभा, ये आर्टिकल 81 में है। ठीक है, आर्टिकल 81 में। तो आपको सिंपल से एक वर्ड याद रखना है, सरला। और सा का मतलब इसमें संसद हो जाएगा, और जो कि आर्टिकल 89 में है, सॉरी 79 में है। और आर से हो जाएगा राज्यसभा, और जो कि आर्टिकल 80 में है। और एल्स यानी कि ला से हो जाएगा लोकसभा जो कि आर्टिकल 81 में है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। जैसा कि सिलेबस में अंतर्राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय दिवस भी मेंशन किया गया, तो आप लोग को अच्छे से तैयार करना है इसको। और अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स बृहदेश्वर मंदिर जो स्थित है तंजौर, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? तंजौर, तमिलनाडु में। तो बहुत पूछा जाता है ये मंदिर और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फ्रेंड्स अगर बात करें इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी राजराज प्रथम ने। ठीक है, किसने? राजराज प्रथम ने। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो फ्रेंड्स जैसा कि जब जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया, तो एक बना जम्मू कश्मीर तथा दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बना लद्दाख। ठीक है, उस टाइम जो है हमारे देश में टोटल 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। लेकिन फ्रेंड्स हाल ही में 1-2 साल में दमन दीव तथा दादरा नागर हवेली को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इसलिए वर्तमान में जो है 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ठीक है, तो वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है, बेग कैसी राशि है? तो फ्रेंड्स बेग एक सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशियाँ वो होती हैं जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। यानी कि हमें ये तय करना होता है, मान लीजिए हमें इधर जाना है तो हमें ये मतलब ये तय करना होगा कि हाँ हमें इस दिशा में जाना है, हमारा बेग इस दिशा में होना चाहिए। ठीक है, तो बेग के लिए एक दिशा की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर इसी में हम गति की बात करें तो गति के लिए कोई दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, यानी कि गति यानी कि चाल के लिए हमें कोई दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर पूछेगा चाल कैसी राशि है तो चाल एक अदिश राशि है। लेकिन अगर बेग पूछे तो बेग एक सदिश राशि, क्योंकि हमें इसके लिए दिशा की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स राशियाँ 2 प्रकार की होती है, एक अदिश राशि और दूसरी सदिश राशि। ठीक है, अदिश में वो जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है और सदिश में दिशा की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। और कहाँ पे हुआ था? तो ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जनेरियो में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जनेरियो में। अगर हम बात करें दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो फ्रेंड्स दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में। वहीं अगर हम बात करें तीसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 2012 में
वो हुआ था, ये भी ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जनेरियो में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जनेरियो में। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो फ्रेंड्स, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी, और जो कि सबसे पहले कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी? तो यूपी की बनी थी, ठीक है, उत्तर प्रदेश। जिस राज्य के पेट के एग्जाम की तैयारी हम कर रहे हैं, उसी राज्य की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। और फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो फ्रेंड्स, पहली महिला राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू, और वो भी यूपी की ही पहली महिला राज्यपाल बनी थी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी, आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से हुई थी। और फ्रेंड्स, आरबीआई की स्थापना के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का नाम है यंग हिल्टन कमेटी, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है कि कौन सी कमेटी बनाई गई थी? तो यंग हिल्टन कमेटी बनाई गई थी, और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है 1 जनवरी 1949 को। और अगर हम बात करें बना कब था आरबीआई, तो 1 अप्रैल 1935 को। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, आरबीआई के लोगो में कौन सा वृक्ष है? तो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन 2-3 एग्जाम में देखने को मिला है। तो आरबीआई के जो लोगो है फ्रेंड्स, आप लोग उस आरबीआई के लोगो को ध्यान से देखिएगा, तो उसमें एक ताड़ का वृक्ष है, और ठीक है, उस ताड़ के वृक्ष के नीचे ही एक बाघ को खड़े हुए दिखाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ताड़ का वृक्ष। और अगर पूछे किस जानवर का चित्र अंकित है, तो बाघ का, ठीक है, किसका? बाघ का। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो फ्रेंड्स, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, ठीक है। किस देश के साथ? भारत बांग्लादेश के साथ। और सेकेंड लार्जेस्ट सीमा जो है वो चीन के साथ साझा करता है, ठीक है। चीन के साथ सेकेंड लार्जेस्ट सीमा साझा करता है। उसके बाद नेपाल के साथ करता है तीसरे नंबर पे पाकिस्तान के साथ करता है, ठीक है। उसके बाद नेपाल से, और उसके बाद फिर आगे भूटान है, उसके भूटान, तो फ्रेंड्स तीसरा याद है, और चौथे नंबर पे नेपाल है, उसके बाद म्यांमार है, एंड भूटान है, फिर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, लगभग 106 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। तो ये दोनों क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि किसके साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो फिर बांग्लादेश हो जाएगा 4096, और सबसे कम पूछे तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, ठीक है। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बांग्लादेश से रिलेटेड ही, कि बांग्लादेश ने भारत के किस राज्य को तीनों तरफ से घेर रखा है? तो फ्रेंड्स, वो राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा को बांग्लादेश ने तीनों तरफ से घेर रखा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है त्रिपुरा। तो फ्रेंड्स, पढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो फ्रेंड्स, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है, जो कि किस महाद्वीप में पड़ती है? वो पड़ती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। और इसकी जो एंडीज पर्वतमाला है, इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है माउंट एकांकागुआ, ठीक है। माउंट एकांकागुआ बहुत पूछा जाता है कि एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है, तो माउंट एकांकागुआ। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एंडीज पर्वतमाला की जो टोटल लंबाई है वो लगभग 7200 किलोमीटर, ठीक है, 72 किलोमीटर्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे लंबाई की बात हो रही है। अगर ऊंचाई की बात पूछे, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो फिर वहाँ पे माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लंबाई की बात हो रही है, यानी कि लेंथ, लंबाई। और जो माउंट एवरेस्ट जहाँ पे आंसर आएगा, वहाँ पे बात करेगा कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ओजोन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग यूपीपीसीएस का पेपर देते होंगे, तो आप लोगों को ये पता होगा कि ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस के हर साल के पेपर में पूछा जाता है। मैंने ये नोटिस किया है, उसके हर साल के पेपर में ये क्वेश्चन हमेशा रहता है। ये क्वेश्चन यानी कि 150 का पेपर होता है, तो उसमें 149 क्वेश्चन ही हमें तैयार करके जाने होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमेशा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य को राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर सकता है? तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्य किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है। राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का मतलब ये हो जाएगा कि राज्य चाहता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कानून जो बनाए अब संसद बनाए, ठीक है। तो इसी के लिए राज्य जो है
ये घोषणा कर सकता है कि उस विषय पर संसद कानून बना दे। अगला क्वेश्चन है हरिजन नामक संस्था की स्थापना कब किसने की थी? तो फ्रेंड्स हरिजन नामक संस्था की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने इसे 1932 में इसकी स्थापना की थी, हरिजन नामक संस्था की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल कितने जोड़ी पसलियाँ होती हैं? तो फ्रेंड्स मानव शरीर में 12 जोड़ी टोटल पसलियाँ होती हैं। ठीक है, कितना? 12 जोड़ी, यानी कि 24 टोटल हो जाएंगी, और जोड़ी में बात करें तो 12 जोड़ी हो जाएंगी। जैसे कि गुणसूत्रों की संख्या भी 23 जोड़ी होती है, और अगर टोटल नंबर्स पूछे तो 46 हो जाएगा, क्योंकि अगर जोड़ी में 2 हो जाएंगे और वैसे केवल नंबर पूछें तो वो 46 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो फ्रेंड्स आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। ठीक है, कितना होता है? 120 दिन। और अगला क्वेश्चन है जैन धर्म कितने भागों में बट गया था? ठीक है, तो फ्रेंड्स जैन धर्म मेनली 2 भागों में बट गया था। महावीर जैन जो थे, इनकी मृत्यु के बाद उसके बाद जैन धर्म बट गया 2 भागों में। एक भाग कहलाया श्वेतांबर तथा दूसरा भाग दिगंबर कहलाया। और एक इसमें से फ्रेंड्स एक जो है श्वेत वस्त्र धारण करते थे, दूसरा मतलब बिना वस्त्र के रहते थे। और तो ये दोनों क्वेश्चन, जैसे कि फ्रेंड्स बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बट गया था, एक महायान शाखा, दूसरी हीनयान शाखा। इसी प्रकार जैन धर्म भी 2 भागों में बट गया था। अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। वही अगर हम बात करें निकट दृष्टि दोष के लिए तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक अपनाई है, आप लोग भी चाहो तो उस ट्रिक को फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स दूर देखिए, दूर शब्द लिखा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दूर शब्द लिखा है। अगर दूर शब्द लिखा है तो यानी कि यहाँ पे ऊ की मात्रा आ रहा है ना, दूर में देखिए दूर पढ़िए तो ऊ की मात्रा आ रहा है ना, बड़ा ऊ की मात्रा आ रहा है, तो इसलिए और बड़ा ऊ और ये ऊ जो है सेम है, इसलिए ये हो जाएगा उत्तल लेंस। यानी कि दूर जहाँ पे ऊ आ जाए वहाँ पे उत्तल लेंस हो जाएगा, और जहाँ पे निकट तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे उत्तल लेंस हो गया तो दूसरे वाले में अपने आप ही अवतल लेंस हो जाएगा। तो आप ऐसे ये कर सकते हो। मैंने ऐसे लिंक किया है इसको, तो मुझे ये याद हो गया, मुझे रटना नहीं पड़ा इसके लिए। तो अगला क्वेश्चन है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गंगा जो है बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो फ्रेंड्स गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं। ठीक है, और जब ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती है तो उसके बाद आगे बढ़ती है तो इसमें मेघना नदी आके बहती है, तो उसके बाद जहाँ मेघना नदी मिलती है उसके आगे से ये मेघना नदी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो फ्रेंड्स ये रहे आज के 30 क्वेश्चन, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगता है आपको, और क्या आपको मतलब और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, आप लोग बता सकते हो कमेंट करके। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपके पास पहुंच जाया करे। चलिए फ्रेंड्स फिर आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक, और मिलते हैं कल नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बाय।